तो नमस्कार बच्चों, फिर आ गए हैं हम अपनी अगली क्लास लेकर। आई थिंक क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे साथ अपना प्यार बनाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और अब आगे अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। 9th क्लास की हमने फिजिक्स नियरली कंप्लीट कर दी है। एक चैप्टर रहता है वो भी हम डाल देंगे। अभी क्लोजली अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं सितंबर वाले, और उनमें फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। जिसके हो गए एग्ज़ाम्स वो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, और जिसके नहीं हुए वो अपने कंसेप्ट्स को एक बार फास्ट मोड में रिवाइज कर लेना। मैं ये फास्ट करवाऊंगा चैप्टर, ठीक है। हम चैप्टर करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले ना इस चैप्टर के अंदर बेसिकली लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं गिवन है। रिफ्लेक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ मतलब डीपली इसके अंदर कंसेप्ट्स गिवन नहीं है, तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले। रिफ्लेक्शन एक्चुअली में है क्या, किसी भी जगह पे कोई चीज़ जाके बाउंस करके वापस आ जाए। जैसे मैंने ना एक बॉल ली, ऐसे दीवार पे मारी, फेंक के, और वो मेरे पास वापस आ गई, यानी वो गई और वो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और वो मेरे पास आ गई। बेसिकली वो रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन, एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता कैसे है, सबसे पहले ना इसको बॉल से समझते हैं। देखो, ये एक प्लेन सरफेस है, इसको क्या बोलूं, फ्लोर है ये। अब यहां से ये बॉल, ये टेढ़ी नहीं है थोड़ी सी, इसको थोड़ी सी सीधी कर लेते हैं। ये बॉल है, इसको मैंने ना ऐसे फ्री फॉल करवा दिया ऊपर से। ऊपर से सीधी गिरेगी और सीधी उठ के आएगी, यानी कि ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे लग के ये वापस उठ के आएगी ऊपर की साइड। ठीक है सर, ये चीज़ हम समझ गए। जब भी कोई चीज़ सरफेस से सीधी ऐसे जाएगी तो वो सीधी उठ के आएगी, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ऐसे बॉल को यूँ मार रहा हूँ, वो दीवार से लग के मेरे पास आ रही है। ऐसे मार रहा हूँ, दीवार से लग रही है और मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, बॉल को नीचे मारा फर्श के ऊपर, एक किसी भी एक एंगल के ऊपर। यहाँ से ये मान लो मैंने 30 डिग्री के ऊपर इसको बॉल को फेंका है। अब ये यहाँ पे लगने के बाद ना इस साइड निकल जाएगी ऐसे। हम ये प्रैक्टिकली देखते भी हैं। साइंस में मोस्ट ऑफ चीज़ें हम सारा दिन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको हम अपने कंसेप्ट में इंक्लूड करने के बाद आप ये समझ पाओगे कि साइंस इतनी हार्ड है ही नहीं। एक्चुअली में साइंस को समझ में ना आने के पीछे मोस्टली टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है, साइंस ना इंटरेस्ट बनने के पीछे भी। जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि किसी बच्चे की फिजिक्स अच्छी नहीं है, फिजिक्स अच्छी ना होना यानी कि टीचर की कमी है वो, ठीक है। तो सुनो, अब ये बॉल यहाँ पे चली गई, यानी कि वो टीचर आपको प्रैक्टिकली लिंक नहीं करके दिखा पा रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कोई बिल्कुल नालायक बच्चा है वो सोचे कि सर ने कहा था कि टीचर की मिस्टेक होती है अगर साइंस समझ में ना आए। अब तो मैं उसको, किसी को समझ ना आती, इंटरेस्ट ही ना, कोई बैठ के सुनता ही ना हो टीचर की, ठीक है। अब उसको क्या ही समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो इंटरेस्ट खुद से भी बनाना होता है, और टीचर का मेजर रोल टीचर का होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देखना चाहो तो बॉल ऐसे आई और ऊपर चली जाएगी, ये कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे ही बाउंस होके चली जाएगी सरफेस से। अभी मैंने कोई इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड कुछ भी नहीं बताया, ये हमने देखा। सर अगर मैं इस बॉल को यहाँ से भेजूँ तो, यहाँ से भेज दो भाई, यहाँ पे सर इसने एंगल बना लिया अराउंड अराउंड 70 डिग्री, तो भैया ये यहाँ से ऐसे चली जाएगी और इस बार ये एंगल बनाएगी ये वाला 70 डिग्री। इसका मतलब तो सर जिस एंगल से वो स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से वो चली जाएगी। अच्छा, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि बॉल क्या है, एक बड़ा पार्टिकल बोल सकता हूँ। बॉल क्या है, एक बड़ा पार्टिकल। तो सर मुझे पार्टिकल नेचर समझ में आ गया लाइट का। पार्टिकल और वेव नेचर क्या है वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी के लिए ये चीज़ समझ लो, जो हम पढ़ने वाले हैं हमारी 10th ग्रेड में, वो बेसिकली सारा पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर यानी जब भी हमें लाइट को चेक करना है कैसे मूव करेगी, कैसे किस साइड जाएगी, तो एक बॉल मान लो, बॉल भी एक पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल है, ठीक है। उसको बाउंस करके देख लो, फेंक के देख लो, जिस एंगल पे जाएगी उस एंगल से कितना मतलब वो इंसिडेंस होगी और कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, वो सारी चीज़ें हमें शो कर देंगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। अब यहाँ पे देखो, एक इंसिडेंट रे आती है, एक इंसिडेंट रे आती है सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन क्यों लिख रखा है सर, अगर थोड़ा सा रफ सरफेस होगी तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट अभी ये समझो कि प्लेन जो सरफेस होगी ना, प्लेन सरफेस,
उसके ऊपर लाइट कैसे रिएक्ट करेगी, जब भी आएगी जितना एंगल बना रही होगी ना वो सरफेस के साथ बोले, या ये इंसिडेंट एंगल है एंगल आई, तो उतने एंगल पे ही ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे की इन्होंने यार गलत बना रखी, देखो मेरे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चों ने मिस्टेक नहीं पकड़ी, फोटो में एक मिस्टेक है। देखो आप लोग मिस्टेक्स ढूंढा करो भाई, वैसे तो ढूंढ ली होगी बट जनरली ऑफलाइन बैच में बैठे होते या ऑफलाइन कहीं भी बैठे हो। इरेजर कैसे चल गया, तो मिस्टेक्स ढूंढ लिया करो, ठीक है, उससे अटेंटिवनेस बनी रहती है, पता लगता है कि बच्चे अवेक हैं, मतलब सुस्त नहीं है, सोए हुए नहीं है क्लास में, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, लॉ तो वहीं लग गया जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। बॉल को फेंका था, बॉल भी तो ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी, यानी सर हम किसी और चीज को फेंके तो फेंक के देख लो, इरेजर को फेंको सीधा फेंको सीधा आ जाएगा, सर टेढ़ा फेंक दे तो टेढ़ा चला जाएगा, वो जिस एंगल पे फेंकोगे उस एंगल से आगे वो बाउंस होके चला जाएगा। इसका मतलब तो सर ये तो लॉ बन गया, और जो क्या है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल लॉ है ये तो, क्या है यूनिवर्सल लॉ, कि जब भी एक प्लेन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग क्यों, क्योंकि लाइट को बाउंस करके वापस आना है, ठीक है, जैसे बॉल को ये सरफेस मिली थी लग के उसको वापस आना है, यहाँ पे वाटर होता तो, पानी होता तो नहीं आती, नहीं आती ना। अब यूं मान लो कि ये रिफ्लेक्ट होके कोई चीज आई है, यानी वहां पे उसको एक स्ट्रॉन्ग और रफ सरफेस मिली है, ठीक है, सॉरी रफ नहीं प्लेन, तो यूनिवर्सल लॉ है ये। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी, जिसको हम एंगल आई बोलेंगे, उसी एंगल पे लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको हम एंगल आर बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ मेरा। फर्स्ट लॉ मेरा क्या कहता है, लॉज में लिखता हूं, फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है क्या, एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन वो है जो नॉर्मल रे के साथ बन रहा है, देखो जो नॉर्मल रे के साथ बन रहा है। यहां पे मैंने अभी तो आपको ये बताया था, मैं आपको ये एंगल बता रहा था इसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब तो ये एंगल भी तो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो बीच से ये रे आ रही है, ये क्रॉस करके चली गई, ये क्या है मिरर के साथ परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो ये लेट्स कंसीडर अगर 45 डिग्री है तो ये कंप्लीट 90 है, 90 माइनस 45 क्या हो जाएगा, ये एंगल मेरे पास आ गया 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री। ये एंगल लेट्स कंसीडर मेरा 45 डिग्री आ गया, ठीक है, ये भी मैंने कितना बोल दिया था, यहाँ 45 से आके 45 पे बाउंस होके गई है, तो अगर 180 लगा के देखोगे तो भी ये 45 आएगा, और वैसे अगर 90 से कैलकुलेट करोगे तो भी एंगल 45 आएगा, यानी ये एंगल सर इसके इक्वल आ गया। वही तो बात मैंने बोली थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक हमारा लॉ है, ये आप लोग याद रखना, फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। सर ये आप थोड़ा सा ढंग से समझाओ, हमें समझ नहीं आया। देखो बेटा, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, यहां पे ये इंसिडेंट रे आई, अब मैंने बोल दिया इंसिडेंट रे आ गई, नॉर्मल सर, नॉर्मल मैंने यहां बना दी, क्या सही बात है, रिफ्लेक्टेड सर ये रही रिफ्लेक्टेड, क्या सही बात है, नहीं सर ये सही बात नहीं है, क्यों सही नहीं है,
क्योंकि तीनों चीजें एक ही पॉइंट पे लाई करनी चाहिए। कहाँ पे? एक ही पॉइंट पे लाई करनी चाहिए। लाई करवा देते हैं। ये हो गई। इसके साथ कितना एंगल बनाया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये उसी एंगल के साथ क्या कर जाएगी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये बात होगी। अब सुनो दूसरी बात, जो मेरी लाइन थी मेन, इस लॉ की जो डेफिनेशन है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे कैसे? देखो, अब एक तो ये है, ठीक है, इसके ऊपर ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है। मैंने कहा ये दूसरा प्लेन है, यहां पे सर नॉर्मल बना दें। ये तीसरा प्लेन है सर, यहां पे रिफ्लेक्टेड बना दें। नहीं बना सकते ना। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे शुड बी ऑन अ सिंगल सेम और सेम पॉइंट और सिंगल सेम प्लेन पे होनी चाहिए। ठीक है, एक इंसिडेंट का तो वहीं एक डेडिकेटेड नॉर्मल और रिफ्लेक्शन बनेगा। जैसे ये रे, ये अगर रिफ्लेक्टेड है तो इसका यहाँ पे एक अलग वो बन रहा होगा, क्या? नॉर्मल। और अलग ही इसकी इंसिडेंट रे होगी। यहाँ नॉर्मल है तो इसकी अलग ही इंसिडेंट होगी और अलग ही क्या होगी? रिफ्लेक्टेड। यहाँ है तो इसकी भी इंसिडेंट अलग, नॉर्मल अलग और रिफ्लेक्टेड अलग, यानी ये इकट्ठी लाई करेंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। और जो हमने लिखा था सेकंड लॉ, यहाँ लिख भी देता हूं मैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on the same plane। ये मेरे दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ओके, ये आप लोग लर्न कर लेना, समझा मैंने दिए हैं। अब आगे चलते हैं, इमेज कैसे बनती है, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। देखो, ये मैंने ऑब्जेक्ट बोला है, ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं हम एक एरो से, ऐसे। एरो का जो ये एरो वाला पार्ट है ये तो डिनोट करेगा हेड। क्या डिनोट करेगा? हेड। और जो नीचे वाला पार्ट है ये डिनोट करेगा टेल। टेल मीन्स टिप, जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है। जैसे अगर मैं इस ट्री को बोलूं तो एक ट्री के लिए एरो ऐसे बनेगी। इस पे दिख नहीं रहा, कौन सा कलर दिखेगा? ये ऐसे एरो अगर दिख रही हो तो ठीक है। ये ऐसो जो ऐसे एरो बनेगी वही क्या मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए हम ऐसे एरो बनाएंगे, ठीक है। अब ना इमेज फॉर्मेशन देखो कैसे होगी। प्लेन मिरर, एक पॉइंट इमेज की बना के दिखाता हूं पहले। पॉइंट पॉइंट ऑब्जेक्ट, सॉरी, इमेज भी पॉइंट ही बनेगी, बट स्टार्टिंग में तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा ना। इससे ये एक लाइट रह गई है, इंसिडेंट लाइट। इसका नॉर्मल बनेगा खुद का और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। ओके सर, ये मान गया। यहाँ से एक दूसरी लाइट रह गई सर, ठीक है। यहाँ पे इसका नॉर्मल बनेगा, ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी सर। अब एक चीज देखो, यहाँ पे तो एंगल था ज्यादा, मतलब यहाँ पे एंगल है कम, यहाँ पे भी उतना ही बना। यहाँ पे अगर एंगल बड़ा है तो सर यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी तो बड़े एंगल से हुई है। सही बात है। क्या रिफ्लेक्शन का हमने डायग्राम सही बनाया है? जब भी कभी इमेज बनेगी ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो जब लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी और जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो मीट करेगी ना, दो लाइट रेज कहीं भी क्रॉस कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे, तो जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा वहीं पे वो इमेज बना देंगी उस पॉइंट की। वहीं पे क्या बना देंगी? इमेज बना देंगी उस पॉइंट की। समझ गए? अब जैसे इसकी इमेज देखते हैं, बेटा ये आगे गई थी, आगे तो ऐसे एक्सपेंड होती जा रही है, नहीं मिलेंगी सर। तो बेटा ये मिलेंगी पीछे आके, यहाँ पे मिल गई, ये बन गई मेरी इमेज। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन थी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फाइनाइट साइज पे। सेम मेरे पास मिरर,
ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के टिप से दो लाइट रे आएंगी, है ना, और दोनों ऐसे चली जाएंगी पीछे जाके। सेम मैंने सिर्फ हेड का पॉइंट लिया है सर, ये देखो इसने हेड की ये इमेज बना दी, ये हेड बना दिया मैंने, यहाँ पे सिर्फ एरो बना दी। ठीक है सर, अब मैं इन रेज को रब कर रहा हूँ। ठीक है, रब कर रहा हूँ, एक को कर देता हूँ, सबको नहीं कर रहा हूँ मैं, एक रे को रब कर देता हूँ। ठीक है, दूसरी इस पॉइंट से मैं एक रे लेके आया, इसके पैरेलल रे आया, मुझे दो रे चाहिए एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए, तो नीचे वाले पॉइंट से मैंने दो रे ले ली। ये देखो दो रे आ गई, ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये और ज्यादा बड़ा एंगल बना के ये तो और ज्यादा ओपन हो जाएगी, ये भी पीछे जाके मिलेंगी सर, इसका मतलब तो यस बिल्कुल एग्जैक्ट, ये पीछे जाके मिलेंगी, ये मिल गई सर यहाँ पे। तो अगर मैंने टिप की इमेज बना ली, अगर मैंने टिप की इमेज बना ली, ठीक है, और मैंने हेड की भी इमेज बना ली, हेड बन गया, टिप बन गया, तो बीच में से भी तो अगर रे आई होंगी तो सर वो बीच में आके अपने पॉइंट्स बना लेंगी। तो मैं अगर सबको ऐसे ज्वाइन कर दूं सारे पॉइंट्स को, तो सर ये तो इमेज बन गई पूरी। फाइनाइट साइज के लिए इसका मतलब हमें सिर्फ अगर दो पैरेलल लाइंस भी ले लेते हैं तो मैं कह सकता हूं उतने ही डिस्टेंस पे उनकी इमेज बन जाएगी। ये देखो पैरेलल लाइंस से भी हम डिनोट कर सकते हैं फाइनाइट साइज वाले ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन को। दिख गया? ठीक है, उतना ही डिस्टेंस होगा जितना इसका डिस्टेंस होगा ना ऑब्जेक्ट से x, उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा x। और अगर प्लेन मिरर है तो जितनी इसकी हाइट होगी h, उतनी ही इसकी हाइट होगी h, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से दोबारा, ये एक इंसिडेंट रह गई, रिफ्लेक्ट हो गई, इन्होंने एक सीधी भी ले ली, सीधी हम भी ले सकते हैं, दिखाऊं कैसे? यहां से एक ये गई थी, ये सीधी चली जाएगी, सीधी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये पीछे जाके यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट से भी एक तो ऐसे चली गई, एक सीधी जाए स्ट्राइक करके वापस आ जाए और डॉटेड लाइन उसकी पीछे ज्वाइन करवा दे, ऐसे भी बन सकता है। दो लाइट रे मीट करवानी है, यहाँ देखो इन्होंने भी दो लाइट रे मीट करवा रखी है, दिखाओ सर कहाँ करवा रखी है, देखो हेड से गई एक लाइट रे, यहाँ नॉर्मली जाएगी, नॉर्मली वापस आ जाएगी। हमने एक चीज देखी थी, जैसे जैसे इंसिडेंट रे मिरर की साइड जा रही थी तो रिफ्लेक्टेड भी उतनी मिरर की साइड हो जा रही थी, जैसे ही वो क्लोज आ रही थी तो वो भी, अगर वो नॉर्मल आ गई तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगी। ये देखो, ये अगर यहाँ थी तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ था, ये अगर मिरर से दूर है तो वो भी है, ये अगर मिरर के पास आई तो इसका रिफ्लेक्शन भी पास आ गया, क्लोज आ गई, और बिल्कुल अगर यहाँ सेंटर में आ गई तो ये सीधी दोनों की दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाई कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, एक रे हो गई, ये हमें पीछे जाके मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, दूसरी आई, जितना इंसिडेंट एंगल बनाया उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बना के और ये बाउंस कर जाएगी और पीछे जाके ये मिल जाएगी, और हमारी बेसिकली अगर देखा जाए तो हेड की इमेज बना लेगी। टेल की भी ऐसे ही बना सकते हैं हम, यूं जाएगी ऐसे आ जाएगी, ये जाके यहाँ मिल जाएगी और यहाँ से सीधी जाएगी और स्ट्राइक होके ये डॉटेड मिल जाएगी, और मुझे एक प्रॉपर एक फाइनाइट साइज की एक इमेज मिल जाएगी। कितनी दूर? सेम डिस्टेंस पे, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, और जहां पे ये लाइट रे आके गिरेगी ना उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे या इंसिडेंस पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, प्लेन मिरर, और ये सारी चीजें हमने करवाई दी हैं। अब आ जाते हैं डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। अब हम बोलते हैं कि सर क्या हर एक सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है? यस बेटा, हर एक सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है, इवन दीवार, ये स्क्रीन, ये पेन, ये माइक, मैं खुद भी रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं खुद भी रिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसका मतलब तो सर फिर हमें, आपको देख रहे हैं तो हमें सामने की इमेज क्यों नहीं दिख रही है? उसके पीछे रीजन है बेटा, हमने ये देखा था यहाँ पे कि लाइट रे पैरेलल आई थी, पैरेलल चली गई थी, पैरेलल आई पैरेलल चली गई, तो जाके इन्होंने पीछे क्या बना ली?
इमेज बना ली। अच्छा सर, तो अगर पैरेलल आए और पैरेलल ना जाए तो देख लो बेटा, यहां देखो, ये लाइट रे पैरेलल है, ये और ये तीनों लाइट रे पैरेलल हैं एक दूसरे के। यहाँ पे अजीब सी रफ सी सरफेस है, यहाँ पे स्ट्राइक होगी, ये उस साइड चली गई, ये ऊपर चली गई, ये भी ऊपर चली गई। तो बेसिकली कहीं पे ये रेगुलर सी जाके मिली नहीं, तो फाइनाइट साइज नहीं बनेगा। जब भी हम मिरर को ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, उसकी सरफेस को ही थोड़ा प्लेन की बजाय थोड़ा इरेगुलर करने की कोशिश करते हैं, तो हमें नहीं दिखता कि हम ऐसे स्ट्रेच से हो जाते हैं इमेज में। क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअल में जो लाइट रेज है वो एक्सपेंड हो गई या कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब वो डाइवर्ज या कन्वर्ज हो गई, सॉरी। यहाँ पे जब भी पैरेलल आई तो वो पैरेलल ही चली गई, क्योंकि इस पॉइंट पे जिस इंसिडेंस एंगल से आई उसी से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे भी जिस इंसिडेंस एंगल से आई ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब सारे सबके इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड सेम क्यों है? पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, तो ये जहाँ स्ट्राइक करेंगी तो ये एंगल अगर देखा जाए, अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं इस इमेज को, मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। ये देखो, ये एक लाइट रे, ये दूसरी और ये तीसरी है, ठीक है। अब ये लाइट रे जब भी आएगी, ठीक है, ये क्रॉस करके जाएगी, ये मैंने सीधी रे बना दी, ये दूसरी सीधी रे बना दी, बन गई। यहाँ पे बन गई इसकी नॉर्मल, यहाँ पे दूसरे की नॉर्मल। अगर देखा जाए, मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? ये एंगल, ये दो पैरेलल रे और ये कौन सी, एक क्रॉस करती हुई लाइन, कोरस्पोंडेंस एंगल बन गई, ये कंप्लीट एंगल, ये कोरस्पोंडेंस एंगल बन गए। दिख रहे हैं आप सबको? बट ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल तो 90 डिग्री है दोनों में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है सरफेस से। तो 90 अगर दोनों से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है ना, ये लेफ्ट साइड वाला, ये एंगल हमारा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तभी हमारा ये लॉ वैलिड हो रहा है कि इंसिडेंट एंगल सबके सेम है, पैरेलल सरफेस है, सेम नॉर्मल है, तो सारी पैरेलली रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और इसमें एज सच तो कुछ बचा नहीं है। एक अगर कहते हो, वैसे आप लोग तो क्या ही कहोगे, तो यही चाहते हो कि टीचर जितना जल्दी जल्दी पढ़ाए उतना अच्छा है ना। एक कंसेप्ट फिर भी मैं छोटा सा मेरी साइड से बता देता हूँ बेटा। रेगुलर सरफेस और इरेगुलर में क्या, अगर जूम करके देखें तो इरेगुलर सरफेस ऐसी होगी, ठीक है, उसके ऊपर आ रही हैं तीन पैरेलल लाइट रेज, तीन पैरेलल लाइट रेज आ गई है हमारी यहाँ पे, सर ठीक है आ गई। यहाँ पे आने के बाद ये सरफेस है, ये सरफेस यहाँ से अगर देखें तो ऐसे है भाई, ये देखो ये सरफेस ऐसे है, ऐसे है, तो इसका नॉर्मल तो ये इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, तो सर ये रिफ्लेक्ट करके इस साइड जाएगी, ठीक है सर, ये हमने मान लिया। इस सरफेस का बेटा, इस सरफेस का यहाँ बनेगा, इसका नॉर्मल ये ऐसे बनेगा, ये रिफ्लेक्ट करके सर यहाँ जाएगी। ये अभी भी वैसे तो पैरेलल नहीं है, इस सरफेस को देखो सर, इसका ऐसे बनेगा और इसका नॉर्मल ये रिफ्लेक्ट करके वहाँ चली गई। तो जो लाइट रेज आई थी वो कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो गई है, वो बिखर गई हैं, एक कंसंट्रेटेड एक पॉइंट पे नहीं आई है। अब ये सर इनके अलग अलग एंगल के ऊपर ये सरफेस क्यों बनी? देखो बेटा, जब भी ऐसे कोई कर्व है, कर्व में अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर किसी चीज को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो ना वहां से क्रॉस करने वाले टेंजेंट, यहां से अगर मैं टेंजेंट खींच दूं तो वो टेंजेंट पे जैसे रिएक्ट करेगी, उस पॉइंट पे वो टेंजेंट ही उसकी प्लेन सरफेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट्स बनाए, ये 2 3 टेंजेंट्स बनाए और लाइट रेज का रिफ्लेक्शन करवा के देखा, नॉर्मल बना के लाइट रे, तो वो डिफ्यूज्ड था। यहाँ पे इस इमेज में बनाने की नीड थी नहीं, इस इमेज में बनाने की नीड ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि सर पूरी सरफेस एक थी, पूरी पैरेलल मतलब प्लेन थी। तो बेटा ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा। रिफ्लेक्शन के बेस पे अभी हमारे पास ना कुछ, जैसे इमेज फॉर्मेशन मैंने करवाई है प्लेन मिरर की, इमेज फॉर्मेशन इसके बाद मैं करवाऊंगा स्फेरिकल मिरर की, उसके बाद हम जाएंगे रिफ्रैक्शन टॉपिक के ऊपर। तो टिल देन
अपना साथ और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।